वैसे तो हमारे देश में असेंबली इलेक्शंस आए दिन होते रहते हैं, लेकिन ऐसी असेंबली इलेक्शन नहीं दिखने को मिलती है जहां पूरी की पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था ही बदल जाती हो, सब कुछ तहस नहस हो जाता हो। बंगाल को ममता बनर्जी का फोर्ट्रेस कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ऐसा कूच किया कि वो फोर्ट्रेस को अब ब्रीच कर दिया गया है। बंगाल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अपसेट देखा गया है बंगाल में 15 सालों में। 2011 में याद कीजिएगा, ममता बनर्जी ने जब शिंगूर और नंदीग्राम एजिटेशन के बाद वहां 3 दशक से चल रहे लेफ्ट फ्रंट सरकार का जो पकड़ था उसको तोड़ी थी, और अब जाकर वही चीज ममता बनर्जी के साथ हो रही है, जहां ममता बनर्जी और टीएमसी का जो एक पकड़ था बंगाल के ऊपर उसको बीजेपी ने काफी सक्सेसफुली तोड़ा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो कि डीएमके और एआईडीएमके की डुओपली होती थी, जैसे हमारे देश में इकोनॉमी में भी दो बड़े बड़े कंपनीज की डुओपली है, वैसे ही पॉलिटिकली यहां डुओपली थी दो बड़े पार्टीज की, लेकिन उस डुओपली को तोड़ दिया गया बाय टीवीके। लेकिन अगर बंगाल में बात करें तो ममता बनर्जी ने बहुत दशकों तक कोशिश करने के बाद लेफ्ट फ्रंट का जो पकड़ था उसको तोड़ा था। यहां टीवीके ने सिर्फ 2 सालों में इतने पुराने पुराने पार्टीज की कमर तोड़ दी। यह दिखाता है कि अभी भी रेडिकल चेंज हो सकता है हमारे देश के पॉलिटिक्स में। अगर आप इसको कंपेयर करें आम आदमी पार्टी के साथ तो यह इससे बड़ा चेंज की तरह देखा जा रहा है जिस तरीके से तमिलनाडु में अभी चेंज आया। अगर असम की बात करें तो कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बड़ी और जलालत हो नहीं सकती थी। एक उनके लिए काम था कि इस बार हेमंत बिस्वा को हराया जाए। उन्होंने खूब कोशिश तो की, लेकिन तीसरी बार अब आसाम में कांग्रेस इलेक्शन हार गई। पुडुचेरी में तो खैर कांग्रेस से किसी ने ज्यादा आशा भी नहीं की, एनडीए ने उसको रिटेन किया। केरला में आपने देखा कांग्रेस कम से कम जो कांग्रेस लेड यूडीएफ सरकार है वो पावर में सत्ता में वापस आती है, लेकिन वहां लेफ्ट फ्रंट ने 10 सालों से उन्होंने जो 5 साल का रूल था 5 ईयर पॉलिसी उसको तोड़कर 10 सालों तक रूल किया। लेकिन इसके बाद लोगों ने कहा कि भैया लेफ्ट फ्रंट का रूल बहुत हो चुका, 10 साल बहुत ज्यादा हो चुका, आओ कांग्रेस को वापस लाते हैं। यह पहली बार करीबन 50 सालों में ऐसा होने वाला है कि हमारे देश में कोई भी लेफ्ट फ्रंट सरकार नहीं रहेगी। तो यहां कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट फ्रंट की भी जो खराब हालत हो रही है वो भी हमें दिख रही है। अब इसके पीछे ऑब्वियसली बीजेपी का जो सैफरन टाइड है, जो पकड़ है पूरे देश के ऊपर, बीजेपी का जो एक सपना था पैन इंडिया पार्टी बनने का, वो अब धीरे धीरे सच हो रहा है। क्या यह सब सिर्फ एसआईआर के वजह से हुआ? जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो ये तो कह रहे हैं कि एसआईआर एक फैक्टर जरूर था, लेकिन शायद सिर्फ ओनली फैक्टर नहीं था। जैसा कि इलेक्शन में बहुत बार होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी बात नहीं समझ पाती है, एक ईवीएम बटन नहीं होता है, एक एसआईआर नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स होता है, जिसके वजह से अब बीजेपी आज इस पोजीशन पर आ गई है जो शायद 2024 से भी पहले नहीं था। 22 स्टेट्स, 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहां अब एनडीए बीजेपी की सरकार है, और इसके पीछे आइडियोलॉजी की भी काफी बड़ी वजह है। एक विपक्ष जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और दूसरे तरफ बीजेपी जो अपने आइडियोलॉजी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर पूरे देश पर अभी अपना परचम लहरा रही है। यह कहानी जितनी बीजेपी के जीत की है उतना ही इंडिया अलायंस की हार की भी है। जो कोalition जिसको लोगों ने काफी अच्छा एक मैंडेट दिया था 2024 में, उसके बाद उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। इंडिया ब्लॉक कंप्लीटली डेसिमेट हो गए। ना उन्होंने कभी मीटिंग किया, ना कभी उन्होंने फ्लोर स्ट्रेटेजी किया, ना कभी उन्होंने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाला। इंडिया अलायंस शायद अगर काम करती एक साथ तो आज चुनाव के परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। लेकिन अब बीजेपी ने एक चीज दिखा दिया है कि जो रीजनल पार्टीज थे, जो रीजनल स्ट्रॉन्गमैन थे, वो अब पूरी तरीके से खत्म किए जा रहे हैं। पहले बारी आई थी केजरीवाल और उद्धव की, अब बारी आ गई है ममता और स्टालिन की। एक स्लो स्ट्रक्चरल इरिवर्सिबल कोलैप्स हो रहा है रीजनल पार्टीज का, पुराने पॉलिटिकल ऑर्डर का, और बीजेपी और भी ज्यादा सक्षम हो रही है अपना परचम फैलाने में पूरे देश भर में। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय बीजेपी बंगाल में 200 सीट से ऊपर चली गई है, और तृणमूल कांग्रेस 90 तक का आंकड़ा नहीं आंक पा रही है। 294 सीट असेंबली में ऑफ बंगाल। ममता बनर्जी याद रखिए, अगर 2011 की बात करें तो 184 सीट जीता था टीएमसी ने। अगर 2016 की बात करें तो 211, और 2021 की बात करें तो 215। आज आलम यह हो गया है कि 90 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी आ गई है। हर
इलेक्शन में जितने गेन्स किए उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा अब वो कटौती हो चुकी है। अगर बीजेपी की बात करें तो 45% वोट शेयर अगर आप देखें, जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं, उससे यह बात साफ हो रही है कि अगर हिंदूज ने वोट किया है बीजेपी के लिए तो जो वोट कंसोलिडेशन है इतनी तगड़ी है कि 2/3 ऑफ द हिंदू वोटर्स अब बीजेपी के साथ हैं। यह तो गुजरात के आंकड़ों से भी ज्यादा है। तो जहां तक हिंदू वोट कंसोलिडेशन की बात है, जो एक सपना था बीजेपी का बंगाल में, अब वो पूरा होते दिख रहा है। और अगर ममता बनर्जी की बात करें तो भवानीपुर में ममता बनर्जी की अपनी सीट में वो अपने आप एक नाइटमेयर बन चुका है ममता बनर्जी के लिए। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वहां वो लड़ रही थी, जो एक समय पर उनके साथी थे, पार्टी वर्कर थे, फिर बीजेपी चले गए, और जिन्होंने नंदीग्राम में हराया उनको 2021 में, और अब उन्हीं के होम टर्फ पर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। अगर फाइट क्लोज भी है, वो अपने आप में एक इंसल्ट है ममता बनर्जी के लिए कि बीजेपी का जो फेस है वो ममता बनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे पा रहा है। अब काउंटिंग डे में हमने काफी केओस भी देखा, हमने बैरकपुर में लाठीचार्ज भी देखा, काउंटिंग सेंटर्स में लाठीचार्ज देखा, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो काउंटिंग सेंटर है वहां हमने वायलेंस देखा, दिनहाटा में हमने वायलेंस देखा। तो जो बंगाल की एक पुरानी प्रथा थी वो कुछ हद तक हमें फिर से काउंटिंग डे पर दिखने को मिली। वहां टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने फॉर्मल एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेलिबरेटली स्लो काउंटिंग ऑफ वोट्स कर रही है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि रिजल्ट्स जो 70 से 100 सीट हैं उनको विदहोल्ड किया जा रहा है। वो कह रही है टीएमसी कार्डर्स को कि भैया देखो अभी भी डटे रहो, लेकिन धीरे धीरे टीएमसी कार्डर्स को भी दिन बीतते बीतते समझ में आया कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब इसके पीछे काफी वजह है कि टीएमसी की इतनी खराब परफॉर्मेंस क्यों रही। सबको मालूम था कि ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा तो लोगों में बहुत है, लेकिन क्या इतने बड़े शिफ्ट का किसी को अंदाजा था या नहीं। सबसे बड़ा कारण 15 साल जो इनकम्बेंसी रही है उसका कहीं ना कहीं तो एक रॉट क्रिएट हुआ है बंगाल में। इस पर कोई डिबेट नहीं है। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, बहुत सारे हमने यहां भी देशभक्त पर भी कवर किए, जहां बंगाल के लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक एक्सटॉर्शन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो ममता बनर्जी के पेट्रोनेज में चल रहा था। उसके बाद आता है आरजी कौर। कहीं ना कहीं जो अर्बन वोटर था, महिला वोटर थी, वो टीएमसी के खिलाफ हो जाती है। जो निर्भया का कांड जो हुआ था दिल्ली में, जिसके बाद जो शीला दीक्षित की हालत हुई और कांग्रेस की हालत हुई, कहीं ना कहीं अर्बन वोटर्स तो ममता बनर्जी से ऑलरेडी दूर हो चुके थे। सवाल यह था कि रूरल वोटर्स कितना ममता बनर्जी के साथ होंगे, और बीजेपी ने इसी को, विमेन सेफ्टी को एक सेंट्रल इशू बनाया। आरजी कौर विक्टिम की मां को कैंडिडेट खड़ा किया, यह दिखाने के लिए कि बीजेपी आरजी कौर जो विक्टिम है, जो पूरा कॉज है, विमेन सेफ्टी का जो इशू है, उसके साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी वजह जो कि कोई स्टेट सीक्रेट है नहीं, लेकिन कोई ऑपोजिशन पार्टी उस पर इतना ध्यान नहीं देती है। टीएमसी देती है, लेकिन टीएमसी भी बीजेपी की स्लिक ऑयल्ड मशीनरी को मैच शायद नहीं कर पाई इस बार। अगर आप देखें तो भूपेंद्र यादव ने 6 महीने लगाए बूथ लेवल पर काम करने के लिए। रिटन एग्जामिनेशन करवाया गया था पोलिंग एजेंट सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली तो वही मैटर करता है कि भैया पोलिंग दिन के दिन कौन बाहर आया और किसको वोटिंग बूथ पर लाया गया या नहीं। और 2 चेहरों को लगाया गया, शुभेंदु अधिकारी रूरल बंगाल के लिए और शमिक भट्टाचार्य जो भद्रलोक अर्बन वोटर के लिए है। तो अलग अलग मैसेजिंग जो बीजेपी करती है अलग अलग तबकों के लिए, वो खूब किया। एक बीजेपी जो नॉनवेज के खिलाफ लड़ती है नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में, वही बीजेपी ने जाकर मांस मछली खाया, डिस्ट्रीब्यूशन किया और सबको अश्योर किया कि खूब मछली मिलेगी बंगाल में अगर वो पावर में आ जाएं। उसके ऊपर अमित शाह खुद बंगाल में डटे रहे। चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ ना हुआ, लेकिन इसको मोदी वर्सेस ममता बैटल बना दिया गया। दिलीप घोष को मैंने रिटायरमेंट से बाहर लाया गया, ओल्ड गार्ड को मोबिलाइज किया गया। तो बीजेपी जिस एक सिंगल डेडिकेशन डिसिप्लिन से इलेक्शन लड़ती है, वो हमने फिर से इस बार देखा, जो कोई और पार्टी नहीं कर पाती है। नंबर 3, और ये वो सवाल है जिसके ऊपर इतना सारा वाद विवाद हो चुका है, बात है, मुद्दा है SIR का। इलेक्शन कमीशन ने 91 लाख वोटर्स को बंगाल के इलेक्टोरल रोल से
हटाए 12% इलेक्टोरेट की बात हो रही है, एक चुटकी में गायब। इनमें से 27 लाख ने तो डिलीशन के खिलाफ पूरी की पूरी अर्जी दाखिल की, जिसकी सुनवाई कोर्ट ने नहीं की, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रहा है। तो यह बात बिल्कुल साफ कर दे कि इनको किसी ने बांग्लादेशी घोषित नहीं किया, इनके वोट करने का अधिकार इनसे ले लिया गया। अब टीएमसी का कहना है कि यह मुस्लिम वोटर्स मेजॉरिटी हैं, लेकिन इसमें सारे धर्म के वोटर्स भी फंस चुके हैं। और बीजेपी का कहना है कि ये बोगस एंट्रीज हैं, ये अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं, इसको हटाना जरूरी था, इलेक्टोरल रोल्स को साफ करना बहुत जरूरी था। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे अटका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरेंस दे दी होती तो शायद यह इलेक्शन थोड़ा और ट्रांसपेरेंट जरूर होता। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो वोट शेयर डिफरेंस है अभी इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय 4% के आसपास है। सवाल यह उठता है कि अगर ऐसे 50 या 100 सीट्स आ जाए जहां वोटिंग परसेंटेज या मार्जिन 10,000 वोट के बीच में है, माने जो एसआईआर में डिलीशंस हुई हैं उससे कम में है, तो क्या कोर्ट करेगी उस समय? क्या कोर्ट फिर से इलेक्शन करवाने का एक ऑर्डर देगी? भाई हियरिंग के समय तो कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम री इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तब कोर्ट क्या करेगी? एसआईआर का जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो जरूर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उसके डिसीजन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। लेकिन सिर्फ एसआईआर की वजह से शायद बंगाल का चुनाव उसका फैसला जरूर नहीं हुआ है, और इसी के साथ साथ उड़ीसा, बिहार और बंगाल सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में आ चुका है। मैसिव अपसेट हो चुका है। वैसे अपसेट की बात करें तो तमिलनाडु में भी उससे भी बड़ा शायद अपसेट हुआ है, उस पर आते हैं एक सेकंड में। लेकिन एक बात आप साफ समझ लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। वो एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, और चुनाव में भी मुद्दा नहीं बना कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, खास करके जब एआई आपकी नौकरी छीनने के लिए बैठी हुई है। इसीलिए दुनिया के जो आज बेस्ट डेवलपर्स हैं वो सिर्फ कोडिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो एआई के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो खुद काम कर सके। लेकिन सवाल है कि ये सारा आप कैसे सीखोगे? यहां आपकी मदद करता है आउटस्किल, एक कम्युनिटी जो एक्चुअली इंडिया में एआई एडॉप्शन को पुश कर रहा है, सिर्फ कंटेंट नहीं, रियल अपस्किलिंग। आउटस्किल हमारे आज के एपिसोड पार्टनर्स हैं। इनका एक प्रोग्राम है जो एआई बेसिक से स्टार्ट नहीं करता है। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डेटा फोक के लिए है। मतलब अगर आपको कोडिंग आती है तो ये आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। ये एक 2 डे लाइव एक्सपीरियंस है जिसमें थियरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा होगी। इसमें आप देखेंगे कि जीपीटी या क्लॉड जैसे मॉडल्स रियल वर्कफ्लोज में कैसे काम करते हैं, एआई असिस्टेड कोडिंग एक्चुअली कैसे दिखता है, और कैसे आप फुल स्टैक एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हो जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स खुद हैंडल कर सके, फोकस्ड ऑन आउटकम्स। प्रोग्राम फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे इवनिंग तक चलेगा, अराउंड 10 to 12 आवर्स। ये लिमिटेड टाइम के लिए क्लास बिल्कुल फ्री है, नहीं तो काफी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है आपके लिए। इसीलिए देशभक्त फैमिली के लिए इस कोहॉर्ट को ओपन कर दिया गया है। आपको करना यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। शायद एक अच्छा लर्निंग चांस है, अपस्किलिंग चांस है आपके लिए, सो डू चेक इट आउट। अगर बंगाल में अपसेट हुआ है तो तमिलनाडु में तो महा अपसेट हुआ है। डीएमके तमिलनाडु की डोमिनेंट रूलिंग पार्टी, और जब वो पावर में नहीं रहती है तो एआईडीएमके, दोनों द्रविडियन पार्टीज की डुओपली ऐसी चली कि बीजेपी वहां हाथ तक नहीं मार पाई। इतने सालों तक बीजेपी ने कोशिश किया। अगर आप बात करें 2021 की तो डीएमके ने चेन्नई के 16 सीट्स पर स्वीप मारी, मैंने अर्बन फोर्ट्रेस कहा जाता था। आज उस फोर्ट्रेस की दीवार कंप्लीटली ध्वस्त हो चुकी है। सीएम स्टालिन अपनी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में हार गए। जब काउंटिंग चल रही थी 31 मिनिस्टर्स डीएमके का ट्रेल कर रहे थे, और 5 बजे जब हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका हारना भी कंफर्म हो रहा है। धीरे धीरे सबके सब हार रहे हैं। किससे हार रहे हैं? टीवी के एक पार्टी जो सिर्फ 2 साल पुरानी है, जिसने डीएमके को तीसरे पायदान पर ढकेल दिया है। जोसेफ विजय, 22 जून 1974 को इनका जन्म होता है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर यह 1984 में इनका डेब्यू होता है, और फिर अपनी जो लीड एक्टिंग करियर है 1992 से इनकी शुरुआत होती है। तमिलनाडु सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर बनते हैं। करीबन
60 फिल्में इन्होंने की है। 2024 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं पिक्चरों से। इसके बाद वो टीवीके को बनाते हैं। इसका फाउंडिंग होता है 2026 के चुनाव लड़ने के लिए। सोलो भाई साहब चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। लोग इस पर हंसते हैं कि 234 सीट्स पे तुम कैसे लड़ पाओगे, लेकिन 100 से भी ज्यादा सीट्स पर ऑलरेडी इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी होने वाली है। एक जर्नी है जो यह दिखाती है कि अगर आपके पास लॉयल फैन बेस है, अगर आपके पास पार्टी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है, तो आप सच्ची में एक पॉलिटिकल डिफरेंस कर सकते हो। और एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसे सिटी में जहां डीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां डीएमके इस तरीके से हार रहा है, वो यह भी दर्शाता है कि शायद हमारे पॉलिटी में यह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का टाइम पूरी तरीके से अब खत्म हो रहा है, कम से कम टॉप लेवल पर तो। क्योंकि अगर विपक्ष इसको एक्सप्लॉइट कर पाता है। वोटर्स ने देखा कैसे स्टालिन ने अपने ही बेटे को, उदयनिधि को, डेप्यूटी सीएम बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये डेमोक्रेसी चल रहा है या फैमिली बिजनेस चल रहा है। अब देखिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां अगर आप द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो यह कैंपेन इशू बन सकता है, क्योंकि डीएमके पार्टी बनी ही थी एंटी डायनेस्टी सेंटिमेंट से। आप पेरियार, अन्नादुरई की अगर आप बात कर ले, सोशल जस्टिस की बात कर ले, तो यह पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ही था। इट वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स। उसके ऊपर ऑब्वियसली करप्शन है, इंसुलर पॉलिटिक्स है, एक अनटचेबल एटीट्यूड बन गया था कि हम ही राजा हैं, तुम रंक हो। उधर टीवी के इसलिए नहीं जीता है क्योंकि सिर्फ विजय जीनियस पॉलिटिशियन है, उसने कुछ जीनियस वाले काम भी किए थे, लेकिन डीएमके ने कुछ हद तक तो इलेक्शन उसके हाथ में दिया भी है। 85.1% जब वोटर टर्नआउट हुआ तभी समझ में आ गया था कि भैया कुछ तो बदलाव की हवा यहां चल रही है। और लोग जो आए थे वो गुस्से में बाहर आए थे डीएमके के खिलाफ। अब ये जो एंगर था, बहुत लोगों ने इसको कैप्चर नहीं किया था। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि विजय का जो डिसीजन था, ये जो 234 सीट्स में कंटेस्ट करने का, इसको रेकलेस कहा गया था, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप धीरे धीरे से ही प्रवेश करते हो। और इसको इग्नोर भी किया गया था, डीएमके ने इस पर हंसा भी था, मीडिया ने इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया था। मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक आर्टिकल आज यह बात कंफर्म कर रही है कांग्रेस के सोर्सेज से कि एक समय आया था जब कांग्रेस पार्टी ने कंसिडर किया था कि भाई डीएमके को डिच कर दिया जाए और हम विजय की पार्टी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज कांग्रेस एक अच्छे फुटिंग पर होती। जहां तक तमिलनाडु की बात है, ये तो व्हाट इफ्स की बात है पॉलिटिक्स में, लेकिन जो सोर्स है जिस पर यह आर्टिकल छपा गया है वो कह रहा है कि बातचीत चल रही थी। यह बात सच है कि टीवी के साथ कांग्रेस पार्टी इन टच था। 75 सीट्स ऑफर की बात हुई थी और एक अलायंस तब बन सकती थी। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के साथ होता है, इतना रिस्की वेंचर कांग्रेस ने नहीं किया और अब उसका शायद खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप यह सोचिए कि विजय भी चुपचाप से अपना जो एक कैंपेन था वो 15 सालों से बना रहे थे। ऐसा नहीं है, पार्टी 2 साल पुरानी है, लेकिन 85,000 फैन क्लब्स कहा जा रहा है, उसे ग्रासरूट सिविक वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। माने ये फैन क्लब्स एक्चुअली ब्लड डोनेशन, फ्लड रिलीफ, लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्ट लेना, ये सारा काम पहले धीरे धीरे से चल रहा था। तो ऑपोजिशन ने देखा कि सिर्फ एक फिल्म स्टार है। जो ऑपोजिशन और मीडिया ने शायद नहीं देखा वो था कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी चुपचाप से पीछे से बन रहा था। तो ये जो एरोगेंस थी डीएमके की, वो उनको बहुत महंगी पड़ी। आज तीसरे पायदान पर चले गए जब तक हम ये एपिसोड को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि ऑपोजिशन के पास एक और जो एक्सक्यूज था ना कि हमारे पास तो उतना पुल नहीं है, हमारे पास उतने लोग नहीं है, सिस्टम हमारे खिलाफ रिग्ड है। सिस्टम रिग्ड विजय के खिलाफ भी था, लेकिन जब लोगों ने क्रेडिबल फेस देखा, जब एक क्रेडिबल पार्टी स्ट्रक्चर बना, तो इतने कम टाइम पर आज के डेट पे भी देश में पॉलिटिकल चेंज लाया जा सकता है। अब आप इसको मिरेकल कह लीजिए या पॉलिटिकल फॉर्मूला क्रैक कह लीजिए, लेकिन यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी संकेत को कांग्रेस पार्टी ने फिर से मिस कर दिया। आसाम में इस बार 20 सीट भी नहीं ला पाए। 126 सीटों में 20 पर भी स्ट्रगल चल रहा है। उधर बीजेपी 80 सीट के ऊपर ला पा रही है आसाम में, जबकि यह तीसरे बार है। तो एंटी इनकम्बेंसी लगता है बीजेपी पर, नहीं लगता है हेमंत बिस्वा पर, नहीं लगता है। और वहां कांग्रेस 20 सीट के लिए तड़प रही है। किस तरीके का ऑपोजिशन भी बनेगी, इस पर भी सवाल हो रहा है। अगर आप अपर नॉर्थ की बात करें, आसाम में जहां एथनिक आसामी कम्युनिटीज कॉन्सेंट्रेट
कंसंट्रेटेड है, तो कांग्रेस वहां सिर्फ एक सीट पर लीड कर रही थी इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय। और गौरव गोगोई के लिए यह बहुत ही सैड पिक्चर है। 43 इयर्स ओल्ड, 3 टाइम एमपी, डेप्यूटी लीडर कांग्रेस के लिए लोकसभा में, और उधर स्टेट यूनिट चीफ भी बना दिया था, सीएम फेस भी उनको बना दिया था। एक तरफ दिल्ली में पैर है, एक तरफ असम में पैर है, अब कहीं भी पैर नहीं रह गया। यह बहुत दिक्कत की बात हो जाती है कि जब कांग्रेस सब कुछ एक ही पर्सन के हवाले कर देता है और वहां डिलीवरी नहीं हो पाती है। आप सोचिए, फर्स्ट असेंबली इलेक्शन जोरहाट से वो लड़े थे अपने पिताश्री के लेगेसी में, तरुण गोगोई के लेगेसी के लिए। लोकसभा विक्ट्री भी हुई थी, 2024 में नेशनल प्रोफाइल उनका बन रहा था, लेकिन अब वो हार रहे हैं उसी सीट से। एक तरफ गोगोई क्रिस क्रॉस कर रहे हैं आसाम में, दूसरे कांग्रेस कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जब लोकल वर्कर्स उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहे थे। यह स्ट्रेटेजी नहीं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। डेप्यूटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माने आप दिल्ली में कैंपेन लीड कर रहे हो और उधर आप आसाम में भी कैंपेन लीड कर रहे हो। अब दोनों काम करने के लिए आपको सुपरमैन होना होगा। अच्छा, एक चीज और जो लोगों को खटकी, जब गोगोई की पत्नी के खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए, हेमंत बिस्वा ने जब एलिगेशन लगाए तो गोगोई ज्यादातर चुप रहे, ज्यादा कुछ बोले नहीं। लेकिन जब पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा की पत्नी पर एलिगेशन लगाए तो मानो आसमान टूट पड़ा हो, सारे के सारे केसेस आ गए। पॉलिटिक्स में कभी अगर आप पर लांछन लगाया जाए, आप चुप बैठ जाओ, तो फिर वो साइलेंस इज गिल्ट ही माना जाता है। कहीं ना कहीं वहां भी छवि डैमेज हुई। और बात अगर छवि डैमेज होने की है तो कांग्रेस ने खुद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, हैट्रिक कर दी इस बार ऑफ हैविंग मोर मुस्लिम देन हिंदू एमएलए कैंडिडेट्स। ऑल्दो अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन की बात करो तो मुस्लिम पॉपुलेशन 1/3 ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन होता है। इससे हुआ यह कि बीजेपी को एक मौका मिल गया यह पिक्चर पेंट करने के लिए कि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए पार्टी है, इसके लिए वोट मत करो। और इसीलिए 2016, 2021 और अब 2026 3 बार इन अ रो एक स्टेट में कांग्रेस हारता है जहां उसका एक टाइम पर इतना ज्यादा दबदबा हुआ करता था। पहले बोला जाता था हमारे पास फेस नहीं है तो गौरव गोगोई मिले, अब फेस आ गया है तो अब और कोई एक्सक्यूज मिलेगा। लेकिन यह कहीं चिंतन नहीं होगा कि पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड करती है, पार्टी का इमेजिनेशन क्या है, विजन क्या है, उस पर मेरे ख्याल से कभी डिबेट हुई नहीं है। बात जल्दी से कर लेते हैं केरला के बारे में भी, जो एकलौता स्टेट था इंडिया में जहां लेफ्ट पार्टी पावर में थी, सीपीएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये आखिरी लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, अब वो भी इनके हाथ से गई। अब इसका मतलब है कि हमारे देश में 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, ना बंगाल में, ना केरला में, ना त्रिपुरा में। यूडीएफ 91 सीट्स आउट ऑफ 140 सीट्स, एलडीएफ इस एपिसोड का रिकॉर्ड करते समय अराउंड 34 सीट्स, तो काफी बुरी तरीके से वो हार खाए हैं। कहीं ना कहीं मंत्रीगण भी सब ट्रेल कर रहे हैं, तो जो एंटी इनकम्बेंसी की मार है काफी जोर से लगी है। याद रखिए, केरला में हर बार स्विंगिंग डोर पॉलिसी होता है, 5 साल ये 5 साल वो, मैंने 5 साल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, 5 साल लेफ्ट लेड गवर्नमेंट। इस बार तो 10 साल लेफ्ट ने पावर रखा था, तो इस बार कांग्रेस वापस पावर में आ जाती है। तो इसके लिए कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी तहत वो वापस पावर में आए हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएगा, या लेफ्ट की तरह ही उसका भी इररेलेवेंस बढ़ता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेट से वो भी बाहर चले जाएंगे, जैसा कि आज लेफ्ट बाहर चले गया है, उनकी समाप्ति हो गई है। देश के इस मैप से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है हमारे पॉलिटी में। यह सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का जीतना नहीं, यह बीजेपी का दबदबा पूरे देश के ऊपर दिखाता है। जहां टीएमसी का जो एक एरा था शायद पोटेंशियली खत्म हो गया है, क्योंकि एक बार अब बीजेपी आ जाए बंगाल में तो इतनी आसानी से यहां सत्ता बदलने वाली नहीं है। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो जिस तरीके से डीएमके 3rd प्लेस में गया है, अपने ही घर में ह्यूमिलिएट हुआ है, वो कोई छोटी बात नहीं है। आसाम में कांग्रेस का आप मान लीजिए खात्मा हो चुका है, इट हैज बीन हॉलोड आउट, उनका सत्ता में वापस आना काफी मुश्किल है। और जैसा कि हमने बोला कि लेफ्ट फ्रंट और लेफ्ट सरकारें भी खत्म। तो एक तरफ आप देखोगे आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी ऑलरेडी काफी टाइट पोजीशन पर है। इंडिया अलायंस टूटी पड़ी हुई है। तो देश में ऑपोजिशन के नाम पर अब कुछ भी नहीं है। जो थोड़े बहुत रीजनल पार्टीज थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं।
पिछली बार कब था कि एक ऑपोजिशन पार्टी ने एक सिग्निफिकेंट गेन हासिल की हो हमारे देश में? यह प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है, यह स्ट्रक्चरल भी है विपक्ष के लिए। कांग्रेस के पास ना कोई ऐसी नेशनल लीडरशिप है जो स्टेट विन में ट्रांसलेट कर पाए। बीजेपी ने सक्सेसफुली बिना सीएम कैंडिडेट नेम किए ममता वर्सेस मोदी कैंपेन इसे बना दिया, जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं रीजनल पार्टीज एक के बाद एक उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। लेफ्ट को जीरो तक आपने स्क्वीज कर दिया, कांग्रेस को आपने दरकिनार कर दिया, डीएमके जैसी पुरानी पार्टी को भी टीवीके ने पछाड़ दिया है। देश में एक बदलाव आ रहा है, एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन को हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल है फिर अगर एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को हटाया जा रहा है तो बीजेपी को क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो मशीनरी को है इतनी अच्छी तरीके से ट्यून कर ली है कि कोई ऑपोजिशन उसे मैच नहीं कर सकता है। 2024 रिजल्ट्स के समय एक अपॉर्चुनिटी देश ने दिया था, वोटर्स ने दिया था कि हम एक मैंडेट दे रहे हैं इंडिया ब्लॉक को कि आप लोग साथ में आइए, एक विपक्ष खड़ा कीजिए। और बीजेपी उसके बाद संभली, बीजेपी को समझ में आया कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो सकता है, और वो जो घायल हुआ उसके बाद जो उसने काम किया, एक के बाद एक इलेक्शन जीतना शुरू किया, और वही इंडिया ब्लॉक आपस के ईगो में लड़ भिड़ कर खत्म हो गई। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। इसीलिए आप देखोगे कि अमित शाह जिस तरीके से बंगाल में समय लगाते हैं, बूथ लेवल पर काम करते हैं, ग्रैन्युलर पॉलिटिकल वर्क करते हैं, पार्ट टाइम काम नहीं करते हैं। आसाम में हेमंत बसवा ने किस तरीके की पॉलिटिकल मशीनरी बनाई, हर कम्युनिटी, हर ग्रीवांस, हर इक्वेशन को जानते हैं, कैसे लोगों को खरीदना है वो भी उनको अच्छी तरीके से आता है। इस इलेक्शन से आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे देश में कम्युनल डॉग विस्लिंग और बढ़ने वाला है, अस वर्सेस देम और बढ़ने वाला है। रेवड़ी जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री बात किया करते थे एक समय, वो और बढ़ने वाला है। सिर्फ बीजेपी इसलिए नहीं जीतती है क्योंकि लोग उसके चुनते हैं, वो इसलिए भी जीतती है क्योंकि विपक्ष इतनी खराब, इतनी अनऑर्गेनाइज्ड और इतनी कियोटिक सिचुएशन में पहुंच गई है कि लोग बीजेपी का स्थिरता और स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और यहां मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये चीजें बार बार दोहराई गई हैं, ये चीजें लोगों को मालूम है, लेकिन विपक्ष इसे ठीक नहीं कर पाई है। छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर यंगर जनरेशन को आपको अट्रैक्ट करना है तो सोशल मीडिया पर आपको काफी ज्यादा एक्टिव होना होगा, यंगर जनरेशन को अपील करना होगा, जो कि विजय ने किया तमिलनाडु में। ही बिकेम एन एस्पिरेशनल लीडर फॉर द यंगर जनरेशन। और बीजेपी हर इलेक्शन को एक वॉर की तरह ट्रीट करती है। ऑपोजिशन एक इलेक्शन को कहती है आशा करते हैं। अब आशा स्ट्रेटेजी तो नहीं है ना, और आशा से आज के डेट पर जीत भी नहीं होती है। अंत में तो हम यही बोलेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को आज के बाद बैठकर एक सवाल पूछना होगा कि सवाल यह नहीं है कि अगला इलेक्शन हम कैसे जीते, सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमें अगला इलेक्शन जीतने का कोई हक भी है या नहीं। क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज का मेन कैंपेन का परचम तो यही है कि हम बीजेपी नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी थी नहीं, टीएमसी की आइडियोलॉजी कुछ खास है नहीं। हर बार आप लोगों के पास यह जाकर नहीं कह सकते हो कि मैं बीजेपी नहीं हूं तो मुझे वोट दो। तमिलनाडु में लोग बीजेपी के पास नहीं गए, वो एक 2 साल पुरानी पार्टी के पास गए जिसकी कोई डीप आइडियोलॉजिकल मूविंग्स भी नहीं थी, क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिबल थी डीएमके से और एआईडीएमके से। वोटर जो आसाम में है वो कांग्रेस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पास कोई पुल नहीं था। केरला की अगर आप बात कर ले तो लेफ्ट को चांस दिया, 10 साल चांस दिया, बोला कि चलो ठीक है इस बार कांग्रेस वापस आ जाओ, शायद अगले बार कांग्रेस को भी चांस ना दे, क्योंकि केरला में भी बीजेपी ने 15% वोट शेयर हासिल कर लिया है। तो धीरे धीरे केरला में भी एंट्री की तैयारी बीजेपी पर कर रही है। तो बीजेपी कहीं हार नहीं मानती है, बीजेपी हर चीज को खरीदेगी, जहां डायनेस्टी है, जहां एरोगेंस है और जहां तंत्र यंत्र का इस्तेमाल करना है वो बीजेपी करेगी। तो ऑपोजिशन को यह बात समझना होगा कि सिस्टम रिग्ड हो, मीडिया रिग्ड हो, लोग ब्रेन वॉश्ड हो, उसके बाद भी उसको काम करना पड़ेगा, इसको डिफीट करना पड़ेगा। नहीं तो ऑपोजिशन आज जितनी सिकड़ी हुई है कल उतनी भी नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और देशभक्त पर हमारा यही कहना है कि आए जो भी देश में, हमारे देश में एक ऑपोजिशन की दरकार है। बीजेपी पावर में आती है, मोदी कम्स इनटू पावर, वेरी गुड, लेकिन मोदी पावर में आकर काम कर रहा है या नहीं, जवाबदेही है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने के लिए एक विपक्ष की भी जरूरत होती है। आज एक चीज साबित हो गई है कि वो विपक्ष हमारे देश में रैपिडली खत्म हो रहा है। अगली बारी मेरे ख्याल से अखिलेश यादव की होगी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कि अखिलेश का भी खात्मा हो, पूछना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में विपक्ष चाहिए या वन पार्टी वन रूलर सिस्टम ही चाहिए।
बहुत ही दिलचस्प रहा है ये इलेक्शन रिजल्ट। अगर ऑपोजिशन अब भी अपनी नींद से ना उठे, अपने कोमा से ना उठे, तो सच्ची में ऑपोजिशन मुक्त भारत की ही हम तैयारी कर रहे हैं। मेनी थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस वेरी डिटेल्ड इलेक्शन एनालिसिस एपिसोड पॉसिबल। आप उनका लिंक नीचे क्लिक करके इस एडवांस्ड एआई लर्निंग क्लास में शामिल हो सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने आप को अपस्किल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक चीज की अश्योरिटी मैं आपको यहां दे सकता हूं, चाहे बीजेपी आए, चाहे टीवीके आए, चाहे कांग्रेस आए, जॉब क्राइसिस हमारे देश में नहीं जा रही है।